हाय। आज के लेक्चर में बेसिकली क्या देखेंगे, थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। मैंने आपको बैरियर्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से बैरियर्स होंगे जो बेसिकली अफेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन को। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली किस पे रहेगा, थेरापेटिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन की। फिर फेजेस जानेंगे कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन को या थेरापेटिक रिलेशनशिप, जिसे दोनों एक ही कहते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन या फिर थेरापेटिक रिलेशनशिप, उन दोनों के फेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फेजेस होते हैं उनपे कि बेसिकली 4 फेजेस में बांटा जाता है, जिसमें कहते हैं प्री इंट्रोडक्टरी फेज होता है, देन इंट्रोडक्टरी फेज होता है, ठीक है, देन जिसमें हम पूरा एक्सेस करते हैं, देन उसके बाद टर्मिनल फेज होता है। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें होगा बेसिकली क्या, थेरापेटिक कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन को जानेंगे कि थेरापेटिक जो रिलेशनशिप होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन जो मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ आप देखोगे, बोर्ड में मैंने आपको लिखा है कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ए हेल्पिंग रिलेशनशिप। देखो हम क्यों हेल्पिंग रिलेशनशिप कहते हैं, हम पेशेंट की हेल्प करते हैं, पेशेंट हमारी हेल्प करता है। अब लोग पूछते हैं कि पेशेंट हमारी हेल्प कैसे करता है। हमने तो पेशेंट की हेल्प की, हमने उसको क्योर किया, हमने उसको मेडिकेशन दी, हमने उसको ट्रीट किया, सारी चीजें तो हमने की। पेशेंट ने कैसे हमारी हेल्प करी, तो पेशेंट ने हमारी हेल्प करी कैसे, कोऑपरेट करके। ठीक है, पेशेंट मैक्सिमम क्या कर सकता है, आपसे कोऑपरेट कर सकता है, आपसे अच्छे तरीके से बिहेव कर सकता है। वेल बिहेव करना भी एक तरह का हेल्प ही है, वेल तरीके से कोऑपरेट करना भी एक तरह का हेल्पिंग नेचर ही कहता है। तो बेसिकली पेशेंट का भी और हमारा भी, दोनों आदमी का कंट्रीब्यूशन रहा, दैट्स वाई ये रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करने में सफल हो सके। तो बात करेंगे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या कहता है कि इट कैन बी डिफाइंड एज ए हेल्पिंग रिलेशनशिप between healthcare professional and patient that is established to meet the needs of the patient। क्यों इस्टेब्लिश करते हैं बेसिकली थेरेपेटिक कम्युनिकेशन को या थेरेपेटिक रिलेशनशिप को क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी नीड्स को हम पूरा कर सकें। ठीक है, बेसिकली क्या है पेशेंट नीड्स, उसको क्योर करना, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट देना, टाइम टू टाइम उसकी जो बेसिकली जो नीड्स हैं, जो मैनेजमेंट करना है उसको, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट करना, सारी चीजें करना। तो उसकी जो नीड्स हैं, उसकी अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या है कि उसको क्योर करके घर जाना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में जो भी केयर करना होगा वो सब हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, कैसे केयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो उसकी नीड्स होगी वो हमें फुलफिल करनी है बेस्ड अपॉन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। देखो बेसिकली मोस्ट चीज क्या मानी जाती है थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, ट्रस्ट का होना। ठीक है, अगर पेशेंट ट्रस्ट आप पे नहीं करेगा तो आपका बेसिकली क्या है, कोऑपरेट नहीं करेगा, कोलैबोरेट नहीं करेगा साथ में। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में कि कोऑपरेट नहीं करेगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, तो आप एफर्ट लगा रहे हो बट पेशेंट एफर्ट लगा ही नहीं रहा क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है आप पे। ठीक है, तो क्या होगा फिर, आपका जो एफर्ट होगा वो एक वन साइडेड रहेगा और उतना ग्रोथ या उतना जो बेसिकली देखना चाहिए ग्रोथ प्रमोशन वो नहीं दिखेगा। ठीक है, पेशेंट में। दूसरा चीज रिस्पेक्ट। कभी कोई पेशेंट आता है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करता है, हाँ ठीक है आओ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से बात करना वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एथिक्स कहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिक्स इन द हेल्थ केयर बेसिकली प्रोफेशन। तो क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में सबसे जरूरी होता है कि अच्छे तरीके से बात करना पेशेंट के साथ, रिस्पेक्टफुली बात करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, ओरिजिन, कास्ट, कंट्री, वॉट एवर इट इज। ठीक है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी ओरिजिन हो, कोई भी रेस हो, ठीक है, हमें किसी भी तरह का भेदभाव या फिर कोई भी पक्षपात रवैया नहीं अपनाना है। कोई भी हो उसे हर तरीके से रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, उसे कोई भी आदमी हो, हर किसी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, जैसे बताया मैंने आपको रिच पुअर, कोई हो सकता है कि ब्लैक हो, कोई व्हाइट हो, कोई ब्राउन हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, ठीक है, कास्ट कोई हो सकता है, अलग कास्ट कोई कुछ हो सकते हैं कि शायद आदिवासी हो, ट्रिबल एरिया से हो, तो कोई भी कास्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और एनी रेस और बेसिकली कंट्री या फिर कुछ भी, या जेंडर। कभी कभी लोग जेंडर के बेसिस पे भी ट्रीट करते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लोग बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, या फिर कोई होता है कभी कोई डॉक्टर लोग लेडीज को भी, या फिर कोई अदर प्रोफेशन होते हैं कभी लेडीज से भी अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई बूढ़े होते हैं उनसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि आप बेसिकली क्या करो, अपने पेशेंट को रिस्पेक्ट दो, पेशेंट आप पे ट्रस्ट करेगा तभी हमारा जो ग्रोथ होगा वो अटमोस्ट हो पाएगा। ओके,
नेक्स्ट आप देखोगे मैंने एक बेसिकली एक ड्रॉ किया है डायग्राम टाइप का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो दो हमारे पास दो बेसिकली ओरिजिन है, ये आप देखोगे मैंने जो दो डायग्राम्स मैंने बेसिकली बनाए। डायग्राम्स में कह सकते हैं, एक कह सकते हैं यार नले नहीं बंद हो रहा है, तो बेसिकली मैंने आपके सामने दो राउंड ऑफ एक गोला बनाया इधर और एक गोला बनाया इधर, आप देखोगे तो इसमें क्या होगा कि मैंने इसमें एक नर्स का बना दिया, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ का, नर्सिंग प्रोफेशन का, और एक पेशेंट का बना दिया। आप क्या देखोगे कि थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि नर्सेज की जो वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स मान्यताएं हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके, जो एक्सपेक्टेशन है उसकी आने वाले पेशेंट कैसा बिहेव करेगा, कैसा कैटेगरी का पेशेंट तो उसकी क्या बिहेवियर होगी, ठीक है, या फिर कोई अदर पेशेंट है तो वो कैसा भी, पैनिक वाला पेशेंट है तो कैसा बिहेव करेगा, क्या डिप्रेशन का पेशेंट है तो क्या वो आंसर करेगा या नहीं करेगा। तो हर पेशेंट से उसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। हम भी तो चाहते हैं एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल की पेशेंट हमारा हो, हमसे अच्छे तरीके से बात करे ताकि हमारा जो हो हम अपना पूरा फुल एफर्ट लगा सके उसको ट्रीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है प्री कंसीव्ड आइडियाज, ठीक है, उसके दिमाग में नर्सिंग में क्या था, प्री कंसीव्ड आइडियाज चलते रहते हैं, पहले के आइडियाज की हाँ उसको आना है। तो हम सोचते हैं ना, जैसे कोई पेशेंट आता है सपोज, तो हम कोई पेशेंट हम सोचते हैं कि ये पेशेंट आया, इसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, इसको अच्छे तरीके से ये करना है, उसका कैनुलेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, जो फ्लूइड मैनेजमेंट होगा वो अच्छे तरीके से होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, कि फ्लूइड लगाते समय कोई सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। जो चीजें हमने पुराने पेशेंट का, मान लो हमसे कोई मिस्टेक बाय द वे हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे डेस्क फ्रीक्वेंसी चलता है कि इस पेशेंट में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। क्लिनिकल ड्यूटीज में क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें हमारे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है अपनी गलतियां, लेकिन गलती से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि जो नया पेशेंट आता है तो उसमें हमारे दिमाग में प्री कंसीव्ड आइडियाज चलते हैं, इसे इस तरीके से ट्रीट करना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलतियां हमसे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये नर्सेस के कुछ होते हैं, अपने जो दिमाग के थॉट्स होते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज होते हैं, अपने वैल्यूज होती हैं, बिलीफ मान्यताएं होती हैं। ये पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पेशेंट क्या है, पेशेंट की अपनी वैल्यूज होंगी, अपना कल्चर होगा, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ कि पेशेंट का अपना कल्चर होता है, एक रेस होगा अलग, बिलीफ मान्यताएं होंगी, पास्ट एक्सपीरियंस उसका भी रहा होगा हॉस्पिटल में, हो सकता है किसी जहां से आया हो, पीएचसी में उसका अलग एक्सपीरियंस रहा हो, एचएचसी में उसका अलग एक्सपीरियंस रहा हो, सदर अस्पताल जो होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, सॉरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में सदर अस्पताल, उसका अलग रहा हो, और फिर वो मेडिकल कॉलेज आया, ठीक है, या फिर किसी बड़े बेसिकली हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी में या सुपर स्पेशलिटी में आया, तो वहां के उसके एक्सपेक्टेशंस अलग हो, ठीक है। पास एक्सपीरियंसेस तो उसके हो सकता है, उसको अलग एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, ठीक है। प्री कंसीव्ड आइडियाज, इसमें क्या होगा, उसके दिमाग में भी कुछ आइडियाज चलेंगे, है ना, कि शायद पता नहीं पिछले बारे में तो जो हॉस्पिटल था उसमें तो अच्छे से नहीं मैं बोल पाया, इसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा कि मुझे ये पेन हो रहा है, पार्टिकुलरली मान लो किसी पेशेंट को अल्ना या रेडियस में पेन हो रहा है या फिर किसी ज्वाइंट में पेन हो रहा है, तो वो किसी हॉस्पिटल में हो सकता है कि भूल गया हो, या हो सकता है कि कुछ दिन के अंतराल के बाद वो मेडिकल कॉलेज में आया हो, या कुछ दिन के अंतराल के बाद मल्टी स्पेशलिटी में, सुपर स्पेशलिटी में आया हो, तो हो सकता है कि उस दौरान उसका जो ज्वाइंट है उसमें ज्यादा पेन होना शुरू हो गया हो। तो वो चीजें वो ध्यान में रखता है कि प्री कंसीव्ड आइडियाज में हाँ मैं यहाँ ये चीज बता दूंगा कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये पार्टिकुलर हो रहा है, ठीक है। आप नर्सिंग प्रोफेशन में तो उससे भी कोई बताने वाला तो उससे भी बता सकते हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन होंगे कि आप देखो सिस्टर कि मुझे ये जो पेन है वो बढ़ गया है, ठीक है। हो सकता है पिछले हॉस्पिटल में उसने नहीं बताया हो, तो वो सारे दिमाग में आइडियाज चलते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस चलती रहती हैं कि शायद इस जो हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें अच्छा इलाज होगा। तो जब इनके वैल्यूज, कल्चर्स, बिलीफ वगैरह सब मैच करते हैं, जब हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करता है, जब हम कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाते हैं दोनों, जब हम भी लगाएंगे और वो भी लगाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक रिलेशनशिप बनेगा, दैट इज व्हाट, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। इसलिए मैंने ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, आप देखो ओवरलैपिंग एरिया है, ये दोनों को ओवरलैप कर रहा है, दोनों जो सर्कल्स हैं उनसे आ रहा है, ठीक है, इससे भी आ रहा है और इससे भी। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया, दैट इज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, ना कि सिर्फ एक का। थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाने में दोनों का ही कंट्रीब्यूशन उतना ही जरूरी है जितना कि बेसिकली मेडिकेशंस का काम आ जाएगा, ठीक। क्या देखेंगे, जितना मेरा जरूरत है उतना ही सामने वाले पेशेंट की जरूरत है, कि दोनों में कोलैबोरेटिव एफर्ट लगे ताकि हम जो हो ट्रीटमेंट जो हो सुचारू रूप से कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन था और उसके बारे में मैंने बताया कौन कौन से फैक्टर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बेसिकली थेरेपेटिक रिलेशनशिप को। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। factors influencing therapeutic relationship।
या कम्युनिकेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट, ठीक है, रिलेशनशिप, गॉट इट। सो ये मैंने डेफिनेशन आपको फैक्टर्स बता दिए, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे थेरेपेटिक रिलेशनशिप को। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, थेरेपेटिक टेक्निक्स होती हैं, जो बहुत सारी हैं, लगभग 27 है, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स आप देखोगे क्या क्या आ जाएगा कि फोकसिंग आ जाएगा, रीफ्रेजिंग आ जाएगा, साइलेंस का यूज करना आ जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जिसमें आप देखोगे कि बेसिकली क्या कि आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे, ठीक है, यूजिंग फ्रेजेस, यूजिंग शॉर्टकट्स, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ जनरल लीड्स देने की कोशिश करोगे, कोई पेशेंट अगर नहीं बोल रहा है तो आप जनरल लीड्स देने की कोशिश करो कि पेशेंट को जनरल लीड्स दे ताकि वो अपनी बात इनिशिएट करना शुरू करे, ठीक। कभी कभी कहते हैं पेशेंट शांत बैठे रहता है, आप देखोगे शांत बैठे रहेंगे, पेशेंट का जो पेशेंट रहेगा जब तक आप उससे पूछोगे नहीं वो आपसे कुछ नहीं बोलता है, बहुत शांत बैठा रहेगा अंटिल समवन प्रोवोक हिम या समवन इंटरप्ट हिम, ठीक है, जब तक कोई इंटरप्ट नहीं करता या जब तक कोई उसे रोकता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है कि रुको, या तो अपने मोबाइल में इंडल्ज रहता है वो, क्योंकि मोस्टली डिप्रेशन के पेशेंट क्या रहेंगे वो मोबाइल यूज करते रहेंगे चुपचाप, वो आपसे बोलना नहीं चाहेगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहेगा, आई टू आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करना चाहेगा, या आपसे कोई इनिशिएट नहीं करना चाहेगा, आपको आगे आके उसके लिए इनिशिएट करना होगा। सो बिफोर वी स्टार्ट थेरेपेटिक टेक्निक्स, उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे कौन कौन से कंडीशन जो होते हैं वो बेसिकली रिक्वायर होते हैं हमारे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के लिए, थेरेपेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो पहला कंडीशन होता है, द फर्स्ट वन इज रैपट, ठीक है। रैपट मतलब क्या होता है, रैपट एस्टैब्लिश करने के जब भी पेशेंट आता है, ठीक है, हमारे पास आया तो पेशेंट की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी, बोथ साइड, ठीक है, फीलिंग ऑफ वार्म, फीलिंग ऑफ वेलकमिंग, ठीक है, कि हमें लगता है कि पेशेंट आप बताया तो हम उसे अच्छे तरीके से वेलकम करना, एक अच्छे वार्म फीलिंग के साथ वेलकम करना कि हाँ आप आए हैं, ऐसा नहीं कि उसे एकदम रूडली वेलकम करना कि ठीक है आए हो तो लेट जाओ, ऐसा क्या चलता रहेगा इलाज, ऐसे नहीं करना। एक आया तब आप आओ, उसकी बेड को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखना, ठीक है, उसके लिए अच्छा तरीके से बिहेव करते हुए, ठीक है, बिहेव करने का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसको अच्छे तरीके से वेलकम करना, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट आता है, हमें स्ट्रेचर पे लाते हैं और फिर जाके वार्ड में लगा देते हैं कि अब जाओ यहाँ लेटो, दैट्स इट। तो लेकिन हमें क्या करना होता है बेसिकली कि हम जो बेसिकली क्या करते हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से इस कंडीशन में थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाना है, अगर अच्छे तरीके से बात करना, अच्छा ट्रीटमेंट करना उनका, तो उनके साथ क्या करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में दो बेसिक अंतर रहते हैं। गवर्नमेंट में जाते हो तब क्या देखते हो कि गवर्नमेंट में आप गए, ठीक है, आपने इमरजेंसी लिए या ओपीडी से गए या इमरजेंसी के थ्रू गए, तो आप जाओगे, आपको स्ट्रेचर पे ले जाया जाएगा, वहां जाके आपको वार्ड में रख दिया जाएगा, आप जाओ लेटो, आपके साथ जो रिलेटिव होंगे सारा कुछ चीज वहीं करते होंगे, ठीक है। नर्सेज आती हैं तो आके आपसे जो एसेस करती हैं, डाटा एसेस करने के बाद आपको जो मेडिकेशन देना होता है वो सारी चीजें वो करती हैं, बट वहां कोई आपसे क्लोजनेस या कोई भी वार्मथ की फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे इन्हीं सब चीजों का चार्ज लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल किससे चार्ज लेते हैं, वार्मथ का, क्लोजनेस का, सब सारी चीजों का व्यवस्था करना, आपके लिए वेलकम करना कि आप आए हॉस्पिटल में, वेलकमिंग करते हैं, ठीक है, कि आप हॉस्पिटल में आए हो, आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें अच्छे तरीके से बात सुनी जाएगी, नर्सेज होंगे आपकी बात सुनेंगी, और भी प्रोफेशनल जो होंगे हेल्थ केयर के वो भी आपकी बात सुनेंगे। तो रैपिड क्या होता है कि दोनों साइड से वेलकमिंग करना, दोनों साइड से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना कि यस आई एम इन द हॉस्पिटल, जब पेशेंट कहेगा, और नर्सेज क्या कहेंगे कि यस माय पेशेंट इज कमिंग, आई हैव टू बिहेव वेल, आई हैव टू सपोर्ट हिम इन एवरी कंडीशन, इफ ही नीड्स समथिंग आई हैव टू प्रोवाइड दैट, ओके। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट बहुत मैंने शुरू में बताया, ट्रस्ट बेसिस होता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप का। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है पेशेंट पे या पेशेंट पे आपका ट्रस्ट नहीं है तो दोनों तरफ से लैक करेगा, जो कोलैबोरेशन होगा, जो कोऑपरेशन होगा लैक करेगा, और जो ट्रीटमेंट होगा वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि बेसिस ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, विदाउट ट्रस्ट देयर इज नो प्रोग्रेस, ठीक है। देन होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्यों शो करना है, ताकि उस पेशेंट को ऐसा लगे कि हाँ मेरी कोई वर्थ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है बेसिकली देखोगे, पेशेंट को अपनी वर्थ बिल्कुल नहीं लगती, उन्हें लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, डॉक्टर आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, वी आर जस्ट हियर फॉर द ट्रीटमेंट, नॉट गुड ट्रीटमेंट। एक होता है ट्रीटमेंट करना कि हाँ ठीक है ट्रीट करके चलेगा, होता है गुड ट्रीटमेंट करना। सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या होता है बेसिकली, पेशेंट ये चीज मान चुके होते हैं बेसिकली कि हम यहाँ बस इलाज करेंगे, यहाँ अच्छे से इलाज नहीं होता, एक परसेप्शन डेवलप हो चुका होता है कि बस हमें मरहम पट्टी कराकर निकल जाते हैं, यहाँ आने का मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गेट ए गुड ट्रीटमेंट। बट प्राइवेट में क्या होता है कि वहाँ पेशेंट की वर्थ, वहाँ पेशेंट की डिग्निटी को समझा जाता है, ठीक है, तो वहाँ समझते हैं कि पेशेंट की वर्थ क्या है, डिग्निटी का रिस्पेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट जेन्युइननेस। जेन्युइननेस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली नर्सेस की एबिलिटी होती है कि उनसे जो पेशेंट उनसे ओपन रहना, ठीक है, उनसे ऑनेस्ट रहना और रियल रहना इंटरेक्शन में। ये नहीं कि झूठी बातें बता दी कि आपकी तो कुछ नहीं होगा, आपको तो बस एक इंजेक्शन लगेगा और आप एकदम यहाँ से दौड़ते हुए एकदम मिल्खा सिंह बन जाओगे। तो बेसिकली मिल्खा सिंह नहीं बना हुआ कोई भी। बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को बताया जाए
कि आप यहाँ पे आपको रेस्ट करना होगा, आपको टाइम लगेगा हील करने में, जो सारी चीजें हैं वो टाइम लेंगी, ठीक है। एक ही बार में तो सारी बीमारियां नहीं ठीक हो जाएंगी। आपने बीमारियां मान लो एक हफ्ते चल रही है, तो क्या आपका एक इंजेक्शन लगाने से बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी? नहीं। तो कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेशेंट को सारी चीजें ऑनेस्टली रियल तरीके से बता देनी है। नेक्स्ट है कि एबल टू सी, नेक्स्ट वन है कि एम्पैथी। जो एम्पैथी में क्या होता है कि आप पेशेंट को फील करते हो, सिर्फ बाहर से देख के नहीं। मैंने दो चीज बताई थी, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब क्या? सांत्वना देना, सहानुभूति देना। बाहर से आप दे रहे हो सहानुभूति की, कुछ नहीं होगा, यू विल बी वेल, ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, एक छोटी सी बीमारी है, आपसे हो जाएगा। भले ही बीमारी कोई और हो, लेकिन हम बाहर सांत्वना कहते हैं कि छोटी सी बीमारी है, सब चीज ठीक हो जाएगा। बट एम्पैथी में क्या होता है कि आप पेशेंट की जगह पे अपने आप को रखते हो, ठीक है, सिर्फ बाहर से नहीं, बाहर से अनुभूति नहीं, तो आप पेशेंट की जगह अपने आप रखते हो, अपनी इनर फीलिंग, उसकी इनर फीलिंग को आप महसूस करने की कोशिश करते हो कि हाँ शायद वो बेचारा दर्द में है, अगर कोई पार्टिकुलर डिजीज है या फिर पेनफुल एक्सपीरियंस कर रहा है वो, तो कहते हैं कि हाँ वो दर्द में है, हाँ उसे दिक्कत है, ठीक है, उसकी बॉडी उतनी नहीं काम कर रही है, एक्ट कर रही है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट बहुत स्लो है, तो आप उसको सेंस करने की कोशिश करते हो। इन दैट केस उसको क्या कहते हैं? एम्पैथी। तो लिखा हुआ है कि एबल टू सी बियॉन्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स के आगे बढ़ के, एंड सेंस इनर फीलिंग, ठीक है, इनर फीलिंग को सेंस करना है। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन कभी पूछ सकता है कि एम्पैथी होता क्या है, ठीक है। सिंपैथी की कॉर्ड डेफिनेशन कहते हैं कि टू पुट आवरसेल्फ इन द प्लेस ऑफ पेशेंट टू गेट द इनर फीलिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या होता है कि इंटीमेट होना मतलब क्या होगा कि पेशेंट को थोड़ा सा सपोर्ट देना, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देना, फिजिकल सपोर्ट देना, स्पिरिचुअल लेवल पे सपोर्ट देना, ठीक है, ताकि पेशेंट आपसे प्राइवेट हो सके, पेशेंट आपसे क्लोज हो सके, ठीक है, पेशेंट आपसे पर्सनल बातें बता सके। अगर इंटीमेसी नहीं रहेगा पेशेंट और बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में, तो क्या होगा, पेशेंट बहुत सारी बातें छुपा लेगा, ठीक है। HIV के पेशेंट बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को पर्सनल लेवल पे जानना, पेशेंट को प्राइवेट लेवल पे जानना, ये बहुत हद तक जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट को स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके से जोड़ के रखना खुद से, ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, आपको बता सके सारी चीजें, दैट इज इंटीमेसी। तो ये कंडीशन से जो हमारे जरूरी होते हैं बेसिकली इस्टेब्लिश करने के लिए क्या, थेरेपेटिक रिलेशनशिप। अब बात करेंगे उन टेक्निक्स की जिनके बारे में कब से आपसे बता रहा था, जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बेसिकली, ये जो खासकर अभी मैं पढ़ाऊंगा जो टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आती है यूनिवर्सिटी में, बहुत बार पूछा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कि व्हाट आर द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आप उनके बारे में बताइए कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या करती हैं। या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उनमें भी पूछा गया कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स कौन कौन से, 4 ऑप्शन दे रहेंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या आता है कि साइलेंस, साइलेंस का यूज करना, मैंने लिखा भी है कि यूजिंग साइलेंस, ठीक है, एक्सेप्टिंग पॉज और साइलेंसेस। अगर कोई पेशेंट बोल रहा है, आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा है, तो अगर चुप हो जा रहा है तो कुछ देर हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ देर रुक के वो बातें बताएगा, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। तो साइलेंस होता है, एक टेक्निक होता है कि आप यूज करते हो बेसिकली पेशेंट में कि मैं उसकी बातों को सुनना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन के लिए ये टेक्निक आता है। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स। अगर पेशेंट, मैंने आपको बताया, डिप्रेशन का पेशेंट है, वो आपसे नजर नहीं मिलाना चाहता है, अगर वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम जनरल लीड्स देते हैं। क्या करते हैं, यूजिंग स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस दैट एनकरेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज। हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं, है ना, हम पूछ रहे हैं कि है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हम मान लो कोई पेशेंट डिप्रेशन का, बोलते हैं कि अच्छा तुम मोबाइल में कौन सा गेम खेल रहे हो, अच्छा तुम ये खेलते हो, क्या इसमें मैं भी खेल सकता हूँ। तो वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो वो एक हो जाएगा। एक टेक्निक होती है कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, यूजिंग प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स। थर्ड हो जाएगा क्या, यूजिंग ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। हमेशा वैसे क्वेश्चंस पूछना है जो उसको एक्सप्लोर करने का मौका दे। अच्छा गेम खेलते हो, अच्छा सपोज ये काम करते हो, अच्छा तुम बाहर जाते हो, तुम क्या क्या चीजें देखते हो। ऐसा नहीं हम कि उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे, अच्छा बाहर जाते हो तो सिर्फ चलते हो या फिर घूम के आ जाते हो, है ना, या फिर जाते हो दुकान पे जाते हो, या फिर बेसिकली सपोज गेम सेंटर पे जाते हो, दूसरे बच्चे जाते हैं ना गेम सेंटर पे, तो हम उसे क्लोज एंडेड नहीं देते, यस या नो का ऑप्शन चाहिए, 2 ऑप्शन से चूज करने का नहीं देते। हम पूछते हैं कि अच्छा बाहर जाते हो, क्या क्या करते हो, तो हमने क्या दिया, एक्सप्लोर करने का उसको पूरा सेक्शन दिया, क्या क्या करते हो। तो बताएगा मैं गेम खेलने जाता हूँ गेम सेंटर्स पे, मैं फिर शॉप पे जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ, मैं उसके साथ फुटबॉल खेलने जाता हूँ। तो वो जो बताना चाहेगा वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। आप उसके बिहेवियर से मेजर करोगे, उससे क्या क्या चीजें आती हैं, उससे क्या लाइक्स हैं, उसकी क्या डिसलाइक्स हैं,
सारी चीजों के बारे में हम पता करते हैं। नेक्स्ट है रीस्टार्टिंग और पैराफ्रेजिंग। देखो रीस्टार्टिंग और पैराफ्रेजिंग की बात मैं जब भी करूंगा तो एक चीज है कि एक्टिवली लिसनिंग एंड देन रिपीटिंग दोज वर्ड्स सिमिलर। मैं क्यों लिख रहा हूँ कि रीस्टार्टिंग क्या होता है कि पेशेंट कभी कभी आपसे या कोई क्लाइंट है आपका ड्यूरिंग काउंसलिंग भूल जाता है कुछ चीजों को या बताते बताते खो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसी की बातों को रिपीट करते हैं। अच्छा तुमने बताया था कि तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, तो तुम लेफ्ट हैंडर हो या फिर राइट हैंडर हो? अच्छा तुमने बताया था कि तुम उस हॉस्पिटल में गए थे तो तुम्हें एक इंजेक्शन दिया गया था, क्या तुम्हें याद है वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया गया था या आईवी दिया गया था? तो इन सारी चीजों के बारे में हम रीस्टार्ट करते हैं ताकि क्या करें तो पेशेंट हो वो वापस कम्युनिकेशन में, वापस उस सेक्शन की जहां हम बैठे हुए हैं उस कम्युनिकेशन के बेसिकली जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट उसमें वापस लौटा और वो सारी चीजें हमसे शेयर करें ताकि हम जो एस्टैब्लिश कर सके कम्युनिकेशन, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक्नॉलेजिंग। ठीक है, एक्नॉलेज करना मतलब क्या होता है कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं, गिविंग रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको कि हाँ आप जो बोल रहे हैं मैं वो सुन रहा हूँ, और वो भी कब? नॉन जजमेंटल वे में। देखो नॉन जजमेंटल वे की बात जब भी आएगी तो इसमें नॉन जजमेंटल क्यों लिखा गया है कि आप उसे जज करते हुए नहीं कि हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, हाँ हो सकता है ऐसा, आप जो जज करोगे कितना बोरिंग है क्या बताया जा रहा है, नहीं, जज बिल्कुल नहीं करना। अगर पेशेंट को ऐसा लगेगा कि क्लाइंट को लगेगा, किसी को भी काउंसलिंग में बैठा हुआ क्लाइंट है उसे लगेगा कि आप उसे जज कर रहे हो, आपकी उसकी बातें आपको बोरिंग लग रही हैं, इन दैट केस क्या होगा क्लाइंट आपसे थोड़ा छिटकने लगेगा, वो आपसे बताना नहीं चाहेगा कि इससे तो बोर महसूस हो रहा, मैं क्यों अपनी बातें शेयर करूं, है ना। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, उसे रिकॉग्नाइज करना कि अच्छा ये हुआ था, ओके हाँ आई गॉट इट, ठीक है, अच्छा आगे क्या हुआ था, अच्छा उसमें ये क्या हुआ था, तो सारी चीजें शेयर करना, दैट इज अ बिग डिफरेंट थिंग, है ना। वो सारी चीजों उसकी बातों को सुनना, रिकॉग्नाइज करना कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एक्नॉलेज करना। ठीक है, कहते हैं कि तुमने एक मुकाम हासिल किया, मैं उस मुकाम को एक्नॉलेज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है फोकसिंग। देखो फोकसिंग की बात आएगी तो क्या होगी, हेल्पिंग ए क्लाइंट और एक्सपैंड, क्लाइंट डेवलप और एक्सपैंड और इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। ठीक है, उस टॉपिक में उसके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ उसको फोकस पे लाना, वापस खींच के लाना, उस टॉपिक पे फोकस कराना कि देखो मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो। या फिर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलते मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हें जो उस हॉस्पिटल में इंजेक्शन दिया गया था वो आईएम दिया गया था या तो मांसपेशियों में दिया गया था या फिर ग्लूटेस पे दिया गया था, ठीक है, या फिर आईवी दिया गया था, इंट्रावेनस रूट से दिया गया। तो हम क्या करते हैं उसको बताते हैं कि देखो मेरा ये जानना, उस टॉपिक पे खींच के लाते हैं कि इंपॉर्टेंस कितना टॉपिक है मेरा, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो तुम्हें दवा दी गई थी वो आईएम दी गई थी, आईवी दी गई थी या हो सकता है ओरल दी गई थी, ठीक है, किस तरीके से दी गई थी, इसके बारे में हम क्लाइंट से जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग। देखो रिफ्लेक्टिंग की बात जब आएगी तो रिफ्लेक्टिंग में जो होगा डायरेक्टिंग आइडियाज थॉट्स बैक टू द क्लाइंट टू एक्सप्लोर देयर ओन आइडियाज, या इनेबल करते हैं उनको कि अपने आइडियाज जो वो बोल रहे हैं वो मैं सारी चीजें वापस उन्हें डायरेक्ट करता हूँ। जैसे उसने कहा कि मुझे आईएम इंजेक्शन लगाया गया था, ग्लूटेस मैक्सिमस में लगाया गया था, तो बहुत ठीक है कि हम अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें तो ग्लूटेस मैक्सिमस का यूज नहीं करेगा, बट बोलेगा ना कि मुझे हो सकता है कि जो मेरी बटक्स हैं, बटक्स से मुझे इंजेक्शन लगाया गया था। मैंने अच्छा तुम्हें बटक्स में लगाया गया था, तुम्हें पता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा था? क्योंकि अगर दर्द हो रहा हो तो उसे हो सकता है कि पेन किलर जो होगा डाइक्लोफेनाक हो सकता है लगाया गया हो, एक्लोफेनाक हो सकता है लगाया गया हो, ट्रामाडोल हो सकता है लगाया गया हो, जो ये मेडिकेशन बेसिकली होती है जो पेन किलर मेडिकेशन होती हैं, तो उनसे पूछना कि हो सकता है कि शायद ये मेडिकेशन उसे लगाई गई हो, उसे पेन हो रहा होगा तभी ये हो सकता है कुछ लगाया हो, या हो सकता है क्या तुम्हारा कोई कटवट लगा था, ताकि हम किस चीज की तलाश रहे, क्या उसे टेटवैक लगा हो सकता है आईएम टेटवैक लगता है, आपको ध्यान हो तो हम क्या करते हैं उसके ही आइडियाज को, उसके ही थॉट्स को वापस उसके पास डायरेक्ट करते हैं ताकि हम कुछ अपने डायग्नोसिस, हम कुछ उससे अपना जो एक्सेस करना चाहते हैं डाटा, वो डाटा एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग की जब बात आएगी तो इसमें क्या होगा, ऑफरिंग जनरलाइज्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड या ओवर सिंपल व्यूज टू शो यूनिकनेस ऑफ ए क्लाइंट, ऑफ एन इंडिविजुअल टू एज ए क्लाइंट, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल टू क्लाइंट। उसे ऐसा महसूस कराया जाए कि वो जो पार्टिकुलर क्लाइंट है वो स्पेशल है, उसमें कुछ यूनिक है। हम क्या कहते हैं एग्जांपल लेते हैं कि अच्छा 10 लोगों ने तो कहा था कि हम राइटी खेलते हैं बट तुम लेफ्टी खेलते हो, तुम लेफ्ट हैंडर हो, तो उसे ऐसा मतलब कि शायद मैं 10 लोगों के बीच में यूनिक, है ना। या फिर एग्जांपल लेते हैं कि 10 लोगों को तो आईएम लगा था, शायद तुम्हें आईवी लगा हो, तुम्हें ध्यान हो, तो उसे महसूस हुआ कि हाँ मुझे आईवी लगाया गया था, वहां सारे लोग को पेन था बट मुझे पेन नहीं था, मुझे कुछ दूसरी दिक्कत थी, तो उसे एक यूनिकनेस फील होता है, ठीक है। तो वो फील कराते हैं कैसे, स्टीरियोटाइपिंग, ताकि हम अपना असेसमेंट कर सकें या उसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके उससे सारा डाटा हम उससे पूछ सकें। नेक्स्ट है पासिंग जजमेंट। जजमेंट पास करने का मतलब क्या होगा, गिविंग ओपिनियंस, अप्रूविंग एंड डिसअप्रूविंग आइडियाज,
सो दैट क्लाइंट मस्ट थिंक्स दैट नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल थिंक्स अबाउट हिम। ठीक है, कहता है कि हम ये क्यों करते हैं, जजमेंट क्यों पास करते हैं, उसको ओपिनियन देते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम ये करते तो वो नहीं होता, हो सकता है तुम राइट ही खेलते, या हो सकता है तुम कीपरिंग करते तुम और अच्छी कीपरिंग कर सकते थे। वो कहता है कि नहीं, मुझे कीपरिंग करना अच्छा लगता है, मुझे लॉन्ग रन पे फील्डिंग करना अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना हम, या मुझे सपोज हैंडबॉल खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, हम ये नहीं खेलते, मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, मैं सिर्फ शौक के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं कहता हूँ हो सकता है कि तुम बैडमिंटन में अच्छा कर सकते हो, मुझे ओपिनियन दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि उससे ये लगता है कि जो सामने वाली हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो नर्सेज बैठे होंगे, नर्सिंग प्रोफेशनल है, वो मेरे बारे में सोचती हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं तुम शायद ये मेडिकेशन लेते तुम जल्दी ठीक हो जाते, तुमने अगर आईएम लिया है तो हो सकता है कि तुमने आईएम अगर ग्लूटेस मैक्सिमस की जगह तुमने अगर आईएम यहाँ लिया होता तो हो सकता है कि वो चीजें जल्दी ठीक हो जाती। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कहा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों जगह मसल्स हैं, आप यहाँ डेल्टॉइड भी लोगे, डेल्टॉइड लो या फिर ग्लूटेस मैक्सिमस लो, दोनों जगह आप आईएम लोगे तो वो चीज एक ही होती है। ठीक है, मसल्स में ले रहे हो बेसिकली। तो ये जजमेंट पास करना मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर वैसा क्लाइंट को फील हो कि जो नर्सेज है वो हमारे बारे में भी सोचती हैं। तो ये मोटा मोटी मैंने 9 आपको बेसिकली थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, 27 या 28 टेक्निक्स होती हैं, जिनमें ऑफरिंग सेल्फ, प्रोबिंग, चैलेंजिंग करते हैं। ठीक है, उसको चैलेंज करते हैं ताकि पेशेंट थोड़ा सा आगे बढ़े और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो चीजें करें। तो बात करेंगे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के फेजेस की, कि कौन कौन से फेजेस होते हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में। जो फर्स्ट फेज होगा वो क्या होगा, प्री इंटरेक्शन फेज। इस फेज में क्या करते हैं कि जो बेसिकली जो पर्टिनेंट डाटा था, पर्टिनेंट डाटा का मतलब क्या होता है कि जो रिलेबल डाटा होता है, जो लॉजिकल डाटा, जो रिलेटेड डाटा रहता है किसी पार्टिकुलर डिजीज से जो पेशेंट को हुई है, या पार्टिकुलर इन्फेक्शन से जो पेशेंट को हुआ है, उससे रिलेटेड डाटा, जितना भी रिलेटेड डाटा होगा, उन सारे डाटा को क्या करना, रिव्यू करना, उसके रिगार्डिंग नॉलेज करना, नॉलेज रखना कि ये सारी चीजें हुई। सपोज क्या करते हैं कि पेशेंट आता है तो हम देखते हैं ना कि पीएचसी में क्या इलाज चला है पेशेंट का, एचएचसी में क्या इलाज चला है, या फिर मेडिकल कॉलेज में है तो देखते हैं क्या सदर अस्पताल में क्या क्या चीजें हुई हैं। जो भी नजदीकी उसके हेल्थ केयर सेंटर रहता है, उसके जो भी उसकी डायग्नोसिस होती है, जो भी उसका जो मेडिकेशन चलता है, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में सारा कुछ बेसिकली क्या करना, रिव्यू करना, बेसिकली उस डाटा को वापस रिव्यू करना, देखना, उसके रिगार्डिंग नॉलेज रखना। देन क्या होता है कि कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एरिया ऑफ कंसर्न। सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे क्या, अगर कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाएगा पेशेंट, तो क्या होता है अगर किसी का हाथ टूटा है, ठीक है, तो क्या होता है कि पेन से बेसिकली रिलीफ के लिए कहते हैं एक डीएफसी कहते हैं, बेसिकली डाइक्लोफेनाक के इंजेक्शन दे देते हैं, पेन किलर्स इंजेक्शन दे देते हैं, या फिर एक्लोफेनाक दे देते हैं। तो जो भी इंजेक्शन देते हैं क्या कि जो उसे जो पेन हो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले, ठीक है, या फिर उसको हाथों कहते हैं पट्टी से बांध देते हैं, जो कि फर्दर जो डैमेज हुआ हो ज्यादा एक्सटेंड ना हो, ठीक है, और डैमेज होते तक रुक के रखा जाए, ठीक है। या फिर पेन, अगर बोन ब्रेक हुआ है तो बहुत पेन होता है, जिसका बोन ब्रेक हुआ उसे पता होगा कि कितना पेन होता है बोन ब्रेक होने पे। तो क्या करते हैं हम पट्टी से बांधते हैं, बेसिकली किसी कपड़े से बांध देते हैं, ताकि क्या हो, पेन का जो सिवियरिटी हो वो ज्यादा बढ़े ना। तो वो जो एरिया होगा कंसर्न का वो कंसीडर करते हैं प्री इंटरेक्शन फेज में। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज में क्या करते हैं कि बेसिकली रिलेशनशिप को ओपन करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करना, ओपन मतलब क्या करना, शुरू करना, बातचीत करना, पेशेंट से बात करना, पूछना उससे कि कैसे हो गया, ठीक है, फिर बताना कि मेरी अवेलेबिलिटी कब रहेगी, ठीक है, मैं यहाँ अगर नर्सिंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं यहाँ कब रहूंगा, आपको कैसे मुझे कांटेक्ट करना है, आपको क्या क्या नीड्स हैं, आप मुझे बताओगे। सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी फेज में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, अपना नाम बताना, दूसरे का नाम पता करना, ठीक है, अपना नर्सिंग प्रोफेशनल हो तो अपना नाम बताओगे, आई एम दिस, आई एम मुकेश कुमार। आप जो सामने वाला बंदा उससे पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो वो बताएगा माय नेम इज विनोद, ठीक है। तो वो सारी ठीक है, विनोद थारू नहीं, नॉट विनोद थारू, इट्स विनोद, है ना, देख रहा है ना विनोद कैसे इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, रिलेशनशिप को ओपन करेंगे, है ना। नेक्स्ट होगा क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे कि विनोद को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो बेसिकली विनोद को प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि विनोद जो आया है उसे तो नहीं पता कि फ्रैक्चर हुआ है हाथ या फिर पूरी तरीके से टूट गया है। क्या इसमें हो सकता है कि हमें सर्जरी करनी पड़े, या फिर हो सकता है कि हम सिर्फ प्लास्टर से ही काम चला लें। तो बेसिकली क्या होता है कि हम उसे क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल, क्या सर्जरी करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि हम प्लास्टर से वो चीजों को सही कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों साइन करते हैं या फिर दोनों फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें आपके साथ क्या क्या प्रोसीजर करना है
और आप कितना कोऑपरेट करोगे, ठीक है। तो सारी चीजें होती है बाद में कि मुझे आपके साथ ये प्रोसीजर होगा आपके साथ, तो आप ये चीजें कोऑपरेट करोगे या नहीं करोगे मुझे पहले बता दो, या फिर कोई दिक्कत और आ रही है तो पहले बता दो। तो सारा कुछ जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी बेसिकली फॉर्मूला होता है ट्रीटमेंट का, ठीक है, वो सारी चीजें हम मिलके क्लाइंट के साथ शेयर करके वो सारी चीजें एक साथ बैठ के वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन फेज में होता है, बेसिकली इंट्रोड्यूस करने का जो फेज होता है, इस फेज में हम विनोद साहब से इंट्रोडक्शन ले चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। प्रॉब्लम क्लेरिफाई कर चुके हैं, नाम बता चुके हैं, कौन कौन से हमको आपको दिक्कत होगी तब कहाँ मैं मिलूंगा आपको, या आप मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे, ये सारी चीजें बता देना। ये इंट्रोडक्शन फेज में हो जाता है। नेक्स्ट है क्या, वर्किंग फेज, ठीक है। वर्किंग फेज में क्या होता है आप देखोगे, वर्किंग फेज में बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब टाइम आ गया है कि हमने सारी चीजें कर ली, इंट्रोडक्शन हो गया, विनोद को प्रॉब्लम समझा दिए क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें करनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चीज कर लिया अपने साथ में बैठ के सारी चीज। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यानी कि साइन कराना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बेसिक आपसी तालमेल बिठा लिया, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपसी तालमेल बिठाना कि हमने उससे बात कर लिया, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, यस वी आर हियर फॉर यू एंड वी विल फर्दर डू एनी प्रोसीजर ओनली फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। तो आपको बेटरमेंट के लिए सारे प्रोसीजर करेंगे। तो अब ये फेज आ गया कि अब टाइम आ गया बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। सिर्फ सपने देख लेना काफी नहीं होता है, सपनों के लिए काम भी करना पड़ता है। तो जरूरी है कि सपनों के लिए आप काम करो, ठीक है। तो अब बात करेंगे वर्किंग फेज की, काम करने वाले फेज की। इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स, पेशेंट क्या सोचता है उसके बारे में, ठीक है। अगर एंजाइटी है तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, अगर उसे कुछ और पैनिक सिचुएशन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट होता है वो चीजें करेंगे। देन फैसिलिटेटिंग एंड टेकिंग एक्शन, ठीक है। फिर सारी जो फैसिलिटेट करेंगे जो सारी चीजें हो रही है अपार्ट फ्रॉम द मेन एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है। जो चीजें हो रही है वो तो हो रही है, ठीक है, जो चीजें मेन कंसर्न है वो तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम द मेन कंसर्न अगर कुछ पैनिक सिचुएशन हो रही है, सपोज कोई डायबिटीज का पेशेंट है या फिर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका बीपी रेज हो जा रहा है, तो वो सारे एरियाज को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फैसिलिटेट करने के बाद ही एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट की बीपी राइज हो और आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया, नेवर डू दिस, ठीक है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो वो बेसिकली जानते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि पेशेंट की बीपी अगर हाई है तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कभी भी कहते हैं कि वी विल नॉट डू द प्रोसीजर या विल नॉट अलाउ टू डू द सर्जरी इन केस ऑफ हाई बीपी या हाइपरटेंसिव पेशेंट में। तो वो सारी चीजें मॉनिटर करते हुए ही पेशेंट का सर्जरी होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखते हैं। पेशेंट डायबिटीज का है तो वो सारी चीजें ध्यान रखते हैं कि अगर कोई घाव है तो वो हील करने में बहुत टाइम लगाएगा। तो ये सब सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं या फिर कोई भी प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनल फेज। तो ये हमारा वर्किंग फेज में यही सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है टर्मिनल फेज में क्या होता है कि बोथ एक्सेप्ट फीलिंग ऑफ लॉस विदाउट द एंग्जाइटी एंड डिपेंडेंसी। अब क्या होता है कि टर्मिनल फेज में पेशेंट को जाना होता है। आप पेशेंट हो, ठीक है, सपोज आप ठीक हो चुके हो, तो क्या आप महीनों महीनों हॉस्पिटल रहते हो? नहीं। अब टाइम आ चुका है कि आप नर्सेज से कहो कि आई हैव टू गो, और नर्सेज भी कहें कि ओके यू कैन गो। बट उस केस में क्या होता है कि आप बहुत दिन तक देखोगे कि जब हॉस्पिटल में रहोगे तो अगल बगल वाले जो आप होंगे या फिर जो नर्सेज होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, उनसे एक जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना इंटीमेसी के बारे में बताया कि जो फैक्टर्स जो थे अफेक्ट करते थे इंटीमेसी में जो होता था, जो कंडीशन थी। तो इंटीमेसी में क्या होता है कि फिर आप इमोशनली थोड़ा सा जुड़ जाते हो, तो थोड़ा सा पड़ता है कि एक दो दिन और रुक जाते हैं, अच्छे से ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप ठीक हो चुके हो तो एंग्जाइटी होती है थोड़ी सी जाने के बाद। इमोशनली अटैच हो चुके हो तो, या फिजिकली इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी जो होता है बेसिकली स्पिरिचुअली भी अटैच हो चुके हो तो उसके इसमें थोड़ा सा अटैचमेंट तोड़ने में दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे नर्सिंग प्रोफेशनल का काम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल, कि मैं आपको बताऊं कि नहीं आपको एंग्जाइटी होने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है घर और आपको फॉलोअप के लिए वापस आना है फर्दर आफ्टर 7 days 10 days वॉट एवर, बट यू आर फाइन, यू आर डूइंग फाइन, सो यू हैव टू लीव द हॉस्पिटल। इससे अच्छी लाइफ बाहर में है, आप एंजॉय करो, 7 दिन बाद फॉलोअप वगैरह करो। तो टर्मिनल फेज में ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं, नर्सेज भी कि यस आई हैव टू लेट दैट पेशेंट गो, एंड पेशेंट भी क्या कहता है कि आई हैव टू गो, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। देन ये हमारा खत्म हो गया थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का फेजेस। अब जो हमारा बेसिकली ये कम्युनिकेशन चैप्टर खत्म हो गया, एक चीज और आती है कि नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, ठीक है। तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी कम्युनिकेशन में, आप अच्छे तरीके से वेल बिहेव करो, ठीक है, पेशेंट की जो नीड्स हो उसको पूरा करो, और भी जो सारी बेसिकली जो आपका एटीट्यूड रहना चाहिए वो अच्छा रहना चाहिए, वेलकमिंग रहना चाहिए, वार्मथ रहना चाहिए, ठीक है। टर्मिनल फेज की बात करें जब जाएगा पेशेंट तो उस समय आपका एटीट्यूड अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। एंड आप अगर आपके लुक पे एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल आपके चेहरे पे अगर एंग्जाइटी दिखेगी तो पेशेंट ऑटोमेटिकली एंग्जाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें
सारी चीजों का कि आपको भी अपना बिहेवियर, अपना बर्ताव, सब चीजें ध्यान से रखने को, पेशेंट की ध्यान, सेहत को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। अब अगला टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई डाउट्स हो रहा है तो पूछो यार, पूछो और देखो, शेयर भी करो वीडियोस। थैंक यू।